हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त सवाल समझने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार भी ये आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाए, तो जरूर इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। दोस्तों, एक खास बात, भले ही आपको ये हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये वाला सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, एक और खास बात, इस वीडियो के पहले, इस वीडियो में हम ये वाला सवाल समझ रहे हैं और इस सवाल के पहले के जितने भी सवाल हैं उन सभी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सारे वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। शुरू से शुरुआत करते हुए हर एक वीडियो देखिएगा। बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझा हुआ है। तो जरूर जरूर आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा। और इसके पहले के जो चैप्टर्स है जिसमें हमने सेट थ्योरी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, उसमें फिर रिलेशन, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, फिर वन वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, तमाम प्रकार के टॉपिक्स कवर कराए जा चुके हैं। उन सभी टॉपिक्स को आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको वे सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत हेल्प करेगा, आपके ग्रेजुएशन के साथ भी और ग्रेजुएशन के बाद भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उस समय भी आपको ये चैनल बहुत मदद करेगा। तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए हम शुरू करते हैं ये सवाल। चलिए देखते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। सिद्ध कीजिए कि इकाई यानी यूनिटी के एनवें मूलों का समुच्चय गुणन के सापेक्ष कोटि एन का परिमित आवेली समूह बनाता है। मतलब इसमें यह बोल रहा है कि यूनिटी के nth रूट्स का जो कलेक्शन है, ठीक है, यूनिटी मतलब 1, तो उसके nth रूट्स का जो कलेक्शन है, nth रूट का जो सेट है, वो सेट अबिलियन ग्रुप बनाता है, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप का निर्माण करता है। मतलब वो जो सेट है कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप। ये हमको प्रूफ करना है कि भाई जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप बनाता है, एक अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको यूनिटी का nth रूट निकालना पड़ेगा। तो चलिए, ये यूनिटी यानी 1, उसका nth रूट, तो उसके लिए अपन पावर में 1/n लगा दिए। 1 को लिख सकते हैं अपन 1 + 0i। 1 मतलब cos 0, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। 0 को अपन लिख सकते हैं sin 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ये आई अपनी जगह पे, पावर पे 1/n। अब देखो cos 0 को हम लोग cos 2r भी लिख सकते हैं। कैसे बताऊं? देखो, आप खुद सोचिए, 0 मतलब ये वाला जगह हो गया 0। अब 2r, अगर आप एक चक्र घूम के आएंगे, 2π एंगल घूम के आएंगे, तब भी आप उसी 0 की पोजीशन पे पहुंचे। फिर आप एक बार और 2π घूम के आएंगे, तब भी आप उसी पोजीशन पे पहुंचे। यानी कि आप समझ जाइए कि अगर आप पाई का इवन मल्टीपल है ना भाई, 2r, यानी पाई का इवन मल्टीपल, या यूं समझ लीजिए कि 2π का कोई पूर्णांक इंटीजर यानी पूर्णांक गुणांक यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2π, यानी कि 2π, 4π, 6π, 8π। ये समझ लीजिए कि देखो, r की वैल्यू 1 रखोगे तो 2π, r की वैल्यू 2 रखोगे तो 4π, देखो 2 दूनी 4π हो जाएगा। r की वैल्यू 3 रखोगे, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 6π। यानी अगर आप इवन नंबर ऑफ पाइस चलते हो, इवन नंबर ऑफ पाई यानी 2π, 4π, 6π, 8π, तो आप इसी पोजीशन पे आके पहुंचते हो। इसलिए इस पोजीशन पे आने पर उसकी वैल्यू उतनी ही मिलेगी जितनी की cos 0 की वैल्यू, क्योंकि 0 की पोजीशन है, इसलिए cos 0 की वैल्यू जो होगी वही cos 2r की वैल्यू भी होगी। यहाँ पे r क्या है? r क्या है? बिलोंग्स टू जेड, यानी r क्या है? इंटीजर है। तो आप इसको इस रूप में भी सोच सकते हो, इस रूप में भी सोच सकते हो, बात एक ही है। अगर आप इस रूप में सोचोगे तो r की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पे रख के देखो, तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2π, r की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4π, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 दूनी 6π। तो मतलब एक ही है, यहाँ पे भी r की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो ये आखिर आपको इवन नंबर मिलता जाएगा, तो इवन नंबर ऑफ पाई होते जाएगा।
यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, या फिर आप ऐसा सोच लो कि 2 को इसके साथ रख लो तो 2 पाई हो जाएगा। अब इधर आर की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे तो 2 पाई, आर के लिए 2 रखोगे तो 2 दूनी 2 दूनी 4 पाई, आर के लिए 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 पाई, इस तरीके से। मतलब कुल मिलाकर आपको 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस रूप में मिल रहा है और आपको ये उसी पोजीशन पे वापस पहुंचा रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू उतनी होगी जितनी की cos 2r की वैल्यू, सेम यहाँ पे साइन में भी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 2r पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। सीधी सी बात है, क्योंकि आपको वही पोजीशन पे उसी पोजीशन पे पहुंचा रहा है, तो ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब डिमायर प्रमेय के अनुसार, डिमायर्स थ्योरम के मदद से हम इस 1/n को एंगल के पास उतार रहे हैं। 1/n यहाँ आ जाएगा और एंगल में जाके गुणा हो जाएगा, तो 2r पाई इंटू 1/n करोगे तो ये बटे में n आपको दिख रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिए, आयलर का सूत्र cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर e की घात आई थीटा। तो थीटा की जगह आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो e की घात में, जैसे e की घात में आई थीटा हो गया वैसे e की घात में आई, और थीटा की जगह में 2 पाई आर बटे n दिख रहा है। ये देख लो, कंपेयर कर लो सूत्र से, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, बहुत इजी है। अब दोस्तों वास्तव में यहाँ पे r बराबर जब आप 0 1 2 3 ऐसे रखते जाओगे कहाँ तक, n-1 तक, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यूनिटी के रूट्स मिलते जाएंगे, टोटल n नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप r की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओगे तो यूनिटी के nth रूट्स आपको मिलते जाएंगे, टोटल n नंबर ऑफ nth रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक, और उसी के कलेक्शन को हमने g नाम दे दिया है। तो g क्या है, इकाई के nवें मूलों का समुच्चय है। तो आप r के जगह पे अगर आप 0 रखोगे तो e की घात 0 हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1। फिर आप r की जगह 1 2 3 4 ऐसे सोचते जाओ और यहाँ पे ये सारे मेंबर्स तैयार होते जाएंगे। r की वैल्यू 1 सोचोगे तो e की घात 2 पाई आई बटे n, r की वैल्यू 2 सोचोगे तो 2 2 जब 4 तो e की घात 4 पाई आई बटे n, r की वैल्यू 3 सोचोगे तो 3 दूनी 6 e की घात 6 पाई आई बटे n। इस तरीके से आगे चलते जाएगा, कहां तक, n-1 तक आपको चलाना है, क्योंकि आपने शुरुआत 0 से किया है ना, इसलिए n-1 तक चलेगा, तभी टोटल नंबर ऑफ n रूट्स अपने को मिलेंगे और उसके सेट को अपन ने g नाम दिया है। दोस्तों अब देखो, आप गौर से देखो, ये e की घात 2 पाई आई बटे n, इसको आप लिख सकते हो e की घात 2 पाई आई बटे n का वर्ग। क्यों? क्योंकि घात के ऊपर घात लगता है तो घात का आपस में गुणा होता है, तो 2 2 जब 4 है ना भाई, पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो e रेज़ टू द पावर 4 पाई आई बाई n को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर में 6 पाई आई बटे n है, तो e की पावर में 2 पाई आई बटे n का क्यूब, क्योंकि जब इस पावर को इस पावर से गुणा करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 6 पाई आई बटे n मिलेगा, तो इसको इस तरफ से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्म को आप e की घात 2 पाई आई बटे n के कुछ ना कुछ घात के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो, यदि मैं इसको ओमेगा कह दूं, तो ये जो है वो तो इसी का वर्ग है। आप देख लो, ये जो है वो इतने ही का वर्ग है, ऊपर लिख के देखें अपन, देख लो, तो इसको हमने क्या कहा है, ओमेगा का है, ओमेगा का वर्ग हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, ओमेगा का वर्ग। ये कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ये कौन है, ये इस तरह से लिखा गया है और इसी को हमने ओमेगा कहा है। आप देख लो, यही चीज है, उसको हमने ओमेगा कहा है, तो ये ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब। इसी तरीके से आगे चलते जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर में n-1। इस तरह से ये जी हमारा यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो अपने तैयार किया ना, एक ही घात में e रेज़ टू द पावर 2 पाई r आई बटे n, तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 1 2 कहाँ तक, n-1 तक ऐसे आप रखते जाइए, तो इसके r की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिटी का रूट मिलते जाएगा, nth रूट, यूनिटी का nth रूट मिलते जाएगा। ठीक है, टोटल n नंबर ऑफ nth रूट्स आपको मिलेंगे r की वैल्यू इतने इतने के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो उसको अपन इस तरह से उनका कलेक्शन तैयार किया अपन ने, फिर इसको ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये यूनिटी के nth रूट्स का पूरा कलेक्शन तैयार हो गया, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे g। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ nth रूट्स है यहाँ पे और उनका कलेक्शन को हमने g नाम दिया है। ओमेगा कौन है उसको हमने यहाँ पे बता दिया है, e रेज़ टू द पावर 2 पाई आई बटे n। अब देखो, फटाफट से हम सभी पांचों नियम को यहाँ पे संतुष्ट होता हुआ दिखाएंगे, सारे पांचों नियम का पालन होता है यहाँ, ऐसा हम सिद्ध करेंगे। चलिए, सबसे पहले संवरक गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके लिए हमको क्या करना होता है, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग जी से। ठीक है, अब देखो a और b आपने बिलोंग्स टू जी लिया है, जी किसका कलेक्शन है,
जी तो यूनिटी के nth रूट्स का कलेक्शन है, और आपने ए बी बिलोंग्स टू जी लिया, मतलब ए और बी कौन है, ये यूनिटी के nth रूट्स हैं। इसका मतलब इसके पावर nth रूट से इसका मतलब ये है कि इनके पावर में n लगाने से 1 आएगा, इनके पावर में n लगाने से 1 आएगा। तो ए देखो, ए और बी बिलोंग्स टू जी लिया अपन ने, जी किनका कलेक्शन है, यूनिटी के nth रूट्स का कलेक्शन है, यानी ए और बी आपने जी में से लिया है ना भाई, तो ए और बी कौन है, यूनिटी के nth रूट्स हैं, यानी इनके पावर में n लगाने से 1 मिलेगा। अब देखो ए बी पूरे के पावर में n लगा रहे हैं, तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो है ना भाई, ए इंटू बी पूरे के पावर में n अलग अलग बटेगा, ए की घात n इंटू बी की घात n, ए की घात n का मान 1 रखोगे, बी की घात n का मान 1 रखोगे, 1 इंटू 1 यानी 1। ए बी पूरे के पावर में n लगाने से भी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी ए बी की पावर में n इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब ए भी क्या है, इकाई का nवां मूल है, ये भी यूनिटी का nth रूट है, यानी ये भी जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये यूनिटी का nth रूट है ना, क्योंकि इसके पावर में भी n लगने पर 1 मिल रहा है ना, इसलिए ये भी यूनिटी का nth रूट है, और इसलिए ये भी जी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यानी हम लोग शुरुआत किए थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी से, और हमने सिद्ध किया कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी में क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है जी में। ठीक है, चलिए दूसरा देखो, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। जी के सारे मेंबर्स, जी के सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ठीक है, तो उसी को हमने लिखा है, इसलिए ये इस पे ज्यादा कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज है, तो उसको हमने वहां पे लिखा हुआ है। तीसरा, तत्सम पदों की उपस्थिति। आप देख सकते हैं कि जी में 1, एक एलिमेंट 1 है, और 1 के पास क्या खासियत होती है आपको पता है ना भाई, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी में भी गुणा करोगे आप, तो आपको वापस वही एलिमेंट मिलेगा जिसमें आपने 1 का गुणा किया है, यानी साफ साफ स्पष्ट तौर पे और इजिली वे में हमको पता चलता है कि 1 यहाँ पे जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तत्सम पदों की उपस्थिति यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमको खोजना था, और वो बहुत इजीली पता चल चुका है कि वो 1 जो है वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। प्रतिलोम की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो यहाँ जो 1 आपको दिख रहा है, 1 का इनवर्स 1 खुद है। अब बाकी एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, 1 के लिए तो हमने बात कह दी कि 1 का प्रतिलोम यानी 1 का इनवर्स खुद 1 है। अब बाकी एलिमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए ओमेगा की घात r, ओमेगा रेस्ट टू द पावर r बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट है जी का। ठीक है, ओमेगा रेस्ट टू द पावर, अब r यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप देख लो यहाँ पे पावर क्या है, 1 2 से लेकर के n-1 तक, यानी ओमेगा की घात r जो आप लिखे हो, तो यहाँ r की वैल्यू 1 से लेकर के n-1 तक कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर के n-1 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक, तब ओमेगा के पावर में n-r बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि वो भी यही होगा ना, ये भी वही होगा। जैसे n की वैल्यू मान लीजिए आप एक बात के बाद 10 है, तो ये कहां तक जाएगा बताओ, n की वैल्यू 10 रखोगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब कहां तक जाएगा, ओमेगा के पावर में 10 - 1, यानी ओमेगा के पावर में 9 तक जाएगा ये। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओमेगा रेस्ट टू पावर आर जी का कोई एलिमेंट है, तो ओमेगा रेस्ट टू पावर n-r भी जी का एक एलिमेंट होगा ही होगा। जैसे आप देख लो, मान लो n की वैल्यू 10 बोलते हैं, तो 10 - 1 यानी 9 तक जाता है। ऐसे स्थिति में ओमेगा घात 4 अगर जी का एक एलिमेंट है, तो ओमेगा घात 9 - 4 दैट इज ओमेगा घात 5, वो भी तो जी का एलिमेंट है। क्या नहीं आएगा बताओ, अगर ओमेगा घात 9 तक जा रहा है, ओमेगा घात 1 से शुरू, मतलब 1 ओवरऑल देखा जाए तो 1 से शुरू हुआ है, फिर ओमेगा पावर में 1, ओमेगा पावर में 2 और ओमेगा पावर में 9 तक जा रहा है। तो ओमेगा की पावर में अगर 4 इसमें है, तो ओमेगा की पावर में 9 - 4 दैट इज ओमेगा पावर में 5, वो भी तो इसमें होगा। क्या नहीं होगा, होगा भैया, जरूर होगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ओमेगा पावर अगर r जी में है, तो ओमेगा पावर n-r ये भी तो जी में होगा। और दोनों का गुणा करके देख लो आप, इसका या क्रम पलट के गुणा करके देख लो, तो आप देख लो ओमेगा ओमेगा कॉमन है, घातें जुड़ेंगी, तो r और n-r जुड़ करके r कटेगा, n बचेगा, और ओमेगा पावर में n मतलब 1। क्यों 1? क्योंकि ओमेगा कौन है, यूनिटी का nth रूट है। ये जितने ना ये सब यूनिटी के nth रूट है, इसलिए इनके पावर में आप 1 लगाओगे तो आपको 1, मतलब सॉरी, इनके पावर में यदि आप n लगाओगे तो आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा किसी भी मेंबर में, क्योंकि ये सब nth रूट है। इसका मतलब है कि इनमें से किसी के भी पावर में आप यदि n लगाते हो तो आपको 1 मिलेगा। तो ओमेगा पावर n तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, इज इट क्लियर? यानी साफ साफ पता चल रहा है कि भैया इन दोनों को गुणा करने से 1 मिल रहा है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं,
यानी ओमेगा घात n माइनस आर ओमेगा घात आर का क्या है, प्रतिलोम है। वैसे ये जैसे ये इसका प्रतिलोम, वैसे ये इसका प्रतिलोम, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, ठीक है, यानी इनवर्स है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 10 तक अपन सोच रहे थे, तो ये ओमेगा घात 9 तक जाएगा। ऐसे स्थिति में ओमेगा घात 4 का प्रतिलोम ओमेगा घात 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुणा करने से ओमेगा घात 9 बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ओमेगा घात 3 रहता तो उसका इनवर्स क्या होता, ओमेगा घात 6, क्योंकि गुणा करने पर ओमेगा घात 9 विच इज इक्वल्स टू 1। ओमेगा घात 6 का इनवर्स ओमेगा घात 3, मतलब कुल मिला के जो भी घात है ना उसको आप हाईएस्ट वाली घात से घटा दो। n का मान 10 लेंगे तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, ओमेगा घात 9 यहाँ पे हाईएस्ट होगा। तो जो भी घात ले रहे हैं ना, जैसे मेरे को पता है ओमेगा घात 2 का इनवर्स क्या होगा, तो 9 में से 2 घटा दो 7, तो ये इसका इनवर्स, क्योंकि गुणा करने पर ओमेगा घात 9 विच इज 1, तो दोनों गुणा करने से 1 आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसी तरह से ये देखो आपको इनवर्स भी मिल गया। तो ये ना ये वाला नियम भी सेटिस्फाई होता है। अब बचा कौन, क्रम विनिमय नियम। तो भैया समिश्र संख्याओं का जो कलेक्शन है वो तो गुणन के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करता ही करता है, एकदम निश्चित रूप से करता है। तो इसलिए वो 5वां नियम आपको उसको ऐसे थ्योरी के रूप में एक लाइन लिखना है कि समिश्र संख्याओं का जो कलेक्शन है, समिश्र संख्याएं जो है वो गुणन के सापेक्ष क्रम विनिमय होती है। बिल्कुल इजी है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा ही होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो समिश्र संख्याएं गुणे के लिए क्रम नियम का पालन एकदम निश्चित रूप से करती है, इसलिए अब 5 नियम सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे। तो दोस्तों अतः ये सिद्ध होता है कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणन के सापेक्ष कोटि n का एक परिमित आवेली समूह बनाता है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, यानी यूनिटी के nth रूट्स का कलेक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। फाइनाइट क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, n मतलब कोई फिक्स्ड, कोई फाइनाइट नंबर है ना भाई। तो इसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसलिए फाइनाइट ग्रुप है। और 5वां नियम का पालन करे, मतलब क्रम नियम का पालन करे, इसलिए इसका नाम अबिलियन ग्रुप पड़ा। ठीक है, अगर सिर्फ 4 नियम का पालन मान लो ये करता, 5वें नियम का पालन मान लो अगर नहीं करता, तो इसको हम अबिलियन ग्रुप नहीं कहते, उस समय ये सिर्फ ग्रुप कहलाता। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप होता अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है, मतलब कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख रहा है और अगर 4 नियम का पालन करता है, शुरू के चारों नियम का पालन करता है, तब ऐसी स्थिति में वो सिर्फ ग्रुप होता, अबिलियन ग्रुप उसको आप नहीं बोल सकते। लेकिन अब ये 5 नियम का पालन कर रहे हैं तो ये अबिलियन ग्रुप है, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के नाते इसको हम बोलेंगे फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ठीक, परिमित आवेली समूह। और इस तरह से ये सवाल बन जाता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।